Hi, hi everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, guys. चलो आज कुछ डेमो होंगे और उसके बाद फिर या फिर पहले ही मैं थोड़ा सा आपको एक लार्ज जेन एआई क्या होता है, हम कैसे आगे प्रोसीड करने वाले हैं मैं बता दूंगा। फिर बाद में सुशांत नहीं, विवेकानंद एक डेमो देंगे हमें, जो उनको बोला गया था कि हाउ टू लोड स्पेसी मॉडल्स एंड हाउ टू गेट इन्फ्रेंस यूजिंग जीपीयू इनेबल्ड स्पेसी मॉडल्स। मतलब जीपीयू कैसे यूटिलाइज करना है, जीपीयू से थोड़ी सी प्रोसेस फास्टर होती है। जीपीयू आपकी लोकल में शायद ना अवेलेबल हो, आप चेक करो जीपीयू अवेलेबल है कि नहीं, बट कोलैब में अवेलेबल है। तो T4 टेस्ला 4 नाम का एक जीपीयू आता है, राइट। वो अवेलेबल है, वो आप यूज कर सकते हो। उसकी रैम थोड़ी सी ज़्यादा भी है और ज़्यादा फास्ट प्रोसेस करता है वो डेटा और इन्फ्रेंस। तो वो एक आप यूज कर सकते हो। उसके अलावा A100 और V100 दो और एक्सलरेटर्स आते हैं। एक्सलरेटर्स जीपीयू जो भी बोलो उसको, एक ही है वो। तो दो एक्सलरेटर्स आते हैं, ठीक है। बट वो फ्री नहीं है, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसका अलग सा एक चार्ज लगता है, 1000 रुपीज पर पर मंथ के हिसाब से। बट पर मंथ भी फुल नहीं, उसके कुछ वो आवर्स हो रहते हैं, कितनी देर आप यूज कर रहे हो उसके हिसाब से। वैलिडिटी 1 मंथ की रहती है, बट वो यूसेज की लिमिटेड ही होती है। तो एक बार वो चेक कर लेना, 8 से 10 घंटे आप ट्रेन कर पाओगे, मैक्सिमम रन कर पाओगे कोड आपका यूजिंग ए हंड्रेड सबसे पावरफुल है। उसके बाद V100, उसके बाद T4, और अब सबसे ज़्यादा शायद H100 एक आया है मार्केट में। वो एक बार देख लेना आप जीपीयूज। बट गूगल कोलैब ये 3 जीपीयू देता है आपको, A100, V100। और A100 भी हर टाइम अवेलेबल नहीं होता है। आप बोलोगे कि नहीं नहीं मैं तो कोलैब यूज करता हूँ, तो कोलैब में तो रहना चाहिए, राइट। बट वो रहता नहीं है हर वक्त अवेलेबल। तो अवेलेबिलिटी चेक करके आपको कोड रन करना पड़ता है। अब कहाँ अवेलेबिलिटी चेक करोगे, कैसे क्या करोगे, तो यहाँ पे देखो आप व्यू रिसोर्सेस में। एक बार अगर आपने देखो रन टाइम, एक बार ये जीपीयू सेलेक्ट कर दिया तो ये होता है। यहाँ पे देखो CPU T4 जीपीयू, T4 अवेलेबल है फ्रीली। और ये भी फ्री लाइफ टाइम नहीं अवेलेबल। ये भी हाँ मे बी मंथ, एक मंथ में एक दो चार घंटे के लिए अवेलेबल होता है सिर्फ ये T4 जीपीयू। 4-5 घंटे के लिए आप बोल सकते हो आप। फिर आता है A100 और V100 एक आता था। L4 क्या है ये, शायद ये इन्होंने एक चेंज कर दिया है रिसेंटली। तो इनके बारे में एडवांस सर्च कर सकते हो आप कि ये कितनी पावर देता है, उसमें क्या क्या होता है। ये सारे टेस्ट एनवीडिया के हैं। T4 जीपीयू, उनको कोडा प्रोडक्ट बोलते हैं। T4 जीपीयू देखो, एनवीडिया टेंसर कोर जीपीयू। अब जीपीयू मतलब ये जो आप बोलते हो ना, ग्राफिक कार्ड है क्या नहीं उसमें, ग्राफिक चिप, ताकि मैं गेम चला सकूं, राइट। तो बस वही है ये, थोड़ी सी प्रोसेस फास्टर कर देता है ऐसे जीपीयूज। डिफरेंट डिफरेंट जीपीयू के प्रकार है, वो कितना है, क्या वो सारे सब कुछ ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखाई देगी कि कितना एनर्जी कंजम्पशन करता है, कितना वो प्रोसेस फास्ट करता है, वो सारी चीजें। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। एटलीस्ट आपको T4 जीपीयू सेलेक्ट करके आपको वो भी देखना पड़ेगा कि आपकी जो स्क्रिप्ट है वो जीपीयू यूटिलाइज कर रही कि नहीं कर रही है। वो होता है डिपेंड आपकी लाइब्रेरी के ऊपर। कोई भी एक मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी जब आप यूज करते हो, जैसे साइकिट लर्न में प्रोविजन है ही नहीं। साइकिट लर्न के कोई भी मॉडल आप ट्रेन करोगे तो आप जीपीयू इनेबल नहीं कर सकते। अभी आप रिसेंट डेवलपमेंट देखो, अगर उन्होंने ऐड किया है तो इस 2-4 महीने में। बट
जितना मुझे पता है उतना तो वो जीपीयू सपोर्ट नहीं करते साइकिट-लर्न के मॉडल्स। तो आप बोलोगे किसके मॉडल्स करते हैं, तो पाइटॉर्च के करते हैं, टेंसरफ्लो के करते हैं और स्पेसी के करते हैं। हाँ? तो स्पेसी का हमने विवेकानंद को एक टास्क दिया था, सेंटिमेंट एनालिसिस राइट विथ स्पेसी मॉडल्स, या फिर नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन विथ स्पेसी मॉडल्स, और उसका फिर वो डेमो दे देंगे हमें कि जीपीयू एक्चुअल में यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो स्पेसी जीपीयू इनेबल्ड मॉडल ही हमें ट्रेन करने पड़ते हैं, वो आपको उसका डेमो दे देंगे। अब आगे कैसे कैसे प्रोसीड करेंगे हम, बेसिकली हम कंसेप्ट से ज़्यादा, थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने से ज़्यादा हम प्रोजेक्ट वाइज लर्निंग करेंगे थोड़ी थोड़ी अब आगे। अब क्या उसमें क्या क्या होगा मैं बताता हूँ, हम कैसे कैसे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले तो आपको बोला गया था कि ट्रांसफार्मर पढ़ के आना। किसी ने देखा है ट्रांसफार्मर्स की वर्किंग कैसे होती है क्या नहीं? आर्टिकल पढ़ा है आपने जो लिंक दी थी उससे। तो उससे क्या पता चला? एलएसटीएम और हमारे जो है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी और जो प्रीवियस हमारे डीप न्यूरल नेटवर्क थे वो सीक्वेंशियली काम करते हैं, पैरेलली काम करने की वजह। ट्रांसफार्मर में वो नहीं होता, इनकोडिंग डिकोडिंग और हिडन स्टेट वो एक ही साथ काम करता है, और जो आगे वर्ड प्रिडिक्ट करना है वो एक फास्ट कर देता है, उसको टाइम कम होता है, और वो प्रोसेस फास्ट कर देता है, और वो तीनों को कंबाइन कर सकते हैं। एलएसटीएम आरएनएन और सीएनएन का भी कुछ कंसेप्ट यूज करता है, उसकी भी इन तीनों से भी कम आती है, मतलब उसने लॉग ऑफ एन बताया और इनकी ऑर्डर ऑफ एन है, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बताया था उन्हें। राइट। बस उसका अब आर्किटेक्चर भी आपको आना चाहिए। तो ट्रांसफार्मर्स का आर्किटेक्चर कैसे होता है, यहाँ पे एक एनकोडर होगा, यहाँ पे एक डिकोडर होगा, राइट। एनकोडर होगा, यहाँ पे डिकोडर होगा, यहाँ पे ऐसे 6 एनकोडर्स होंगे, 6 डिकोडर्स होंगे, और एक ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे वो एनकोडर और डिकोडर। ये एनकोड करने की कोशिश करेंगे, इनपुट डेटा को लैटेंट स्पेस में लेके जाएंगे, और यहाँ से वो डिकोड होके बाहर निकलेगा डेटा। टाइप कुछ मैकेनिज्म होता है, उसमें उन्होंने अटेंशन मैकेनिज्म यूज किया है। तो ये सब कुछ हम धीरे धीरे देख लेंगे। तो ट्रांसफार्मर्स एक एक लेक्चर में कवर करेंगे हम। बाद आपको बर्ट करना है। बर्ट मैंने पिछली बार भी बोला था आपको, ये बर्ट एक प्री ट्रेन्ड मॉडल है, वो आपको डिटेल्ड में करना है। और उसका डेमो हमें कल ही चाहिए सबको। कौन देगा बर्ट का डेमो? आधा आधा पौने घंटा लगेगा आपको प्रिपेयर करने में, या फिर 1 घंटा लगेगा। एक नोटबुक प्रिपेयर करनी है बर्ट की, या फिर परसों चलेगा, मंडे? मैं दूंगा सर। ठीक है अजय, वेरी गुड। तो अजय हमें बर्ट का दे देंगे, मैं कल ट्रांसफार्मर सिखाऊंगा। ट्रांसफार्मर बर्ट होने के बाद हम जंप करेंगे जेनेआई के ऊपर। अब जेनेआई क्या है? जनरेटिव एआई, जनरेटिव एआई। अब ये एक पूरी एक नई फील्ड बन गई है आजकल, और यही पूछ भी रहे हैं मार्केट में। तो जैसे हमने अभी तक पढ़ा है कि एआई के अंदर एक सर्कल होता है, एमएल होता है। अब एआई और एमएल में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा मुझे? को डेटा चाहिए मशीन लर्निंग को लर्न करने के लिए, और एआई को डेटा नहीं भी चलेगा वेरी तो खुद गुड, से सीख वेरी सकता है। गुड। मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए हमेशा डेटा लगता है, हमेशा। डेटा के बगैर वो रन ही नहीं हो सकता, तो डेटा लगता ही लगता है। बट एआई का एप्लीकेशन बनाने के लिए डेटा लगता ही ऐसा नहीं है। ये सॉफ्टवेयर, मोर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट है। यहाँ पे डेटा लगेगा या फिर नहीं लगेगा, चलेगा, डेटा और विदाउट डेटा। एआई एप्लीकेशन बनाना है ना आपको,
एआई का, तो वहां पे डेटा की जरूरत नहीं भी, समटाइम्स ऑटोमेशन करना है कुछ चीज तो सिर्फ कोडिंग करके आप ऑटोमेशन कर सकते हो, तो वहां पे डेटा की जरूरत नहीं है, डेटा ट्रेन करने की, मॉडल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आप वो जो टास्क है वो ऑटोमेट कर रहे हो स्क्रिप्ट लिख के, स्क्रिप्टिंग करके, राइट। तो कोडिंग ज्यादा होती है, एआई इंजीनियर्स जो है वो आजकल बजवर्ड है एआई इंजीनियर्स, राइट। तो एआई इंजीनियर्स क्या करते हैं, बेसिकली एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। अब आप बोलोगे कि एप्लीकेशन क्यों डेवलप करते हैं या किस लिए डेवलप करते हैं, मैं आता हूं उसके ऊपर। तो अब ये एआई इंजीनियर्स, एमएल इंजीनियर या फिर डेटा साइंटिस्ट आप बोल सकते हो, एमएल इंजीनियर जिनको डेटा लगता है, उसमें एक फील्ड है डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग और एमएल में क्या डिफरेंस है कि डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स यूज करती है, और डेटा डेटा तो लगता ही है, अब सारे सर्कल्स में डेटा लगेगा क्योंकि ये सर्कल बड़ा है, अब इसी में सारे सर्कल्स आ रहे हैं, तो डेटा यहाँ पे भी डेटा लगेगा, बट यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क्स यूज करेंगे हम डीप लर्निंग में। और डीप लर्निंग में और एक अब सर्कल आ गया है मार्केट में, वो है अब जेनेआई। जेनेआई बोलोगे कि कैसे बनता है, तो ये भी काइंड ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स ही है, बट काफी बड़े हैं, लार्ज लार्ज न्यूरल नेटवर्क्स है ये, लार्ज न्यूरल नेटवर्क्स। बट अब इसमें क्या हो रहा है कि ओरिजिनल कंटेंट डेवलप हो रहा है, जो कंटेंट बना रहे हो ये मॉडल्स, ये ओरिजिनल होता है। ये कहाँ से, मतलब हमारे ही सिखाए हुए टोकन से नहीं वो लिमिटेड रहता, उसके खुद की भी लॉजिकल रीजनिंग यूज करता है और कंटेंट क्रिएट करता है, right? तो ओरिजिनल क्या बोला था मैं, कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट। कंटेंट। ओरिजिनल मतलब क्या चीज? पूछिए। ये ओरिजिनल कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट का अर्थ ये होता है कि हमने जो मॉडल ट्रेन किया है, एक मॉडल है, मॉडल में डेटा पास किया और उसको ट्रेन किया, बट उसको ये भी सिखाया है कि इन सब वर्ड्स का इस्तेमाल कैसे करना है और न्यू सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करने हैं। सेंटेंसेस सारे यहाँ पे है, डेटा में तो है, बट वो इधर उधर के सब कंबाइन करके कैसे नए मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं, वो इसको पता चलता है। अब जैसे चैट जीपीटी है, राइट, आपका चैट जीपीटी एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। अब चैट जीपीटी के लिए किसी ने यूज किया है पहले चैट जीपीटी? मैंने बोला था। यस सर, मतलब हर बार यूज करते हैं काम के। से यूज करते हैं सर। इसी का यूज करते हैं, राइट। तो ये एक जनरेटिव मॉडल है, एआई मॉडल है ये। नाउ इट एम्स टू क्रिएट ओरिजिनल कंटेंट अक्रॉस वेरियस डोमेन। Large language models specifically concentrate on language-based tasks and excel in understanding and generating human-like text. अब ये इसको डिफरेंट डिफरेंट कॉर्पस के ऊपर ट्रेन किया जाता है, बट अब इसको तो खुद की भी लॉजिकल रीजनिंग पावर आ गई है। जैसे जैसे हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है, अब ज्योग्राफी में क्या पढ़ा है, एनसीईआरटी में क्या लिखा है 6th स्टैंडर्ड की, कि जैसे जैसे ये अब ये है अपनी पृथ्वी, अर्थ। अब अर्थ पे यहाँ पे हमारा इंडिया, राइट, ये कुछ ऐसा इंडिया है मान के चलो, राइट। अब मैं ये बोलता हूँ, अब ये एनसीईआरटी की किताब ये बोलती है कि जैसे जैसे समर सीजन में जैसे जैसे सूरज नॉर्थ साइड मूव करेगा, वैसे वैसे डे डे यहाँ का ज्यादा होगा, राइट। यहाँ पे तो ये नॉर्थ पोल पे तो 6 मंथ का डे होगा, कंटिन्यू लाइट रहेगी 6 मंथ तक, और यहाँ पे कंटिन्यूस अंधेरा रहेगा 6 मंथ, क्योंकि अब ये दूर है सूरज से। सूरज ऐसा है तो अपनी पृथ्वी यहाँ पे है, राइट, और यहाँ पे है तो ये इस टाइप होता है वो उसका। अब ये जो पोर्शन है वो हमेशा सनरेज यहाँ पे होंगे, सीधा पड़ेंगे, बट यहाँ पे वो टिल्ट होंगे, यहाँ पे तो आएंगे ही नहीं।
इस साइड में आएंगे ही नहीं, इस साइड में आएंगे तो यहाँ पे 6 महीना आपका कंटिन्यू सनरेज होंगे, यहाँ पे कंटिन्यू दिन होगा 6 महीने तक। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आपका दिन भी मोटा बड़ा होता जाएगा। जैसे कि दिल्ली में रहने वाले लोगों को हो सकता है समर में 8 बजे अंधेरा हो जाए, बट हमारे महाराष्ट्र में तो कभी 8 बजे अंधेरा होता ही नहीं है, 7 बजे के बाद ही अंधेरा लगभग होता है। बट वैसे ही आप यहाँ पे स्विट्जरलैंड जाओगे तब मैंने ये देखा, ऑब्जर्व किया वहां पे कि 9 बजे भी सूरज है वहां पे, रात को 9 बजे अचानक से अंधेरा पड़ जाता है, फिर 9, 9:15 बजे। तो समर में जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे डे का टाइम भी बढ़ेगा और नाइट का टाइम कम हो जाएगा। विंटर में एग्जैक्टली अपोजिट होता है इसका, विंटर में जल्दी शाम होती है राइट हमारे यहाँ पे, और शाम ज्यादा देर तक चलती है विंटर सीजन में। अब ये पढ़ाया आपको मैंने, और मैंने अब क्वेश्चन पूछा कि ये मुझे बताओ कि इनमें से कौन से सिटी में, मैंने एक तो बोल दिया राइट, या फिर दिल्ली की जगह पे मैंने बोल दिया आगरा, फिर बाद में मैंने बोला कलकत्ता, और फिर चेन्नई। और मैंने आपको ये पूछा कि सबसे बड़ा दिन किसी भी सीजन में कहाँ होता है, तो वो बताएगा। आगरा में। मुंबई, आगरा। हाँ, आगरा में होता है राइट। बेसिक 6 स्टैंडर्ड का सवाल है। अब मैंने ये पढ़ाया कि आपको कि ये स्पेसिफिक पढ़ाया, आपको नहीं पढ़ाया। मैंने आपको ये इसके ऊपर ट्रेन किया है, बट आपको ऑटोमेटिकली आप लॉजिकल रीजनिंग कर पा रहे हो। वैसे ही ये जनरेटिव एआई मॉडल से वो लॉजिकल रीजनिंग कर पाते हैं इस टाइप, वो आपको बता देंगे आंसर। उसकी उनकी वो कैपेबिलिटी उन्होंने डेवलप की है। जैसे कि यहाँ पे अब हम उसका छोटा सा डेमो देखेंगे चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी लॉगिन करना पड़ेगा पहले तो, राइट। कंटिन्यू विद गूगल, फिर कोई भी एक अकाउंट सेलेक्ट करो। चलो रेडी आप। तो ये है इंटरफेस उसका चैट जीपीटी। ये बेसिकली ये जीपीटी 3.5 मॉडल है। ये आपको जीपीटी 4 चाहिए तो आप उसका सब्सक्रिप्शन अलग से लेना पड़ता है आपको, 4O का और 4 का। बट ये मॉडल सबके लिए फ्री है चैट जीपीटी। अब यहाँ पे उन्होंने चैटबॉट टाइप बनाया है इस मॉडल को, ये सब कुछ आंसर देता है। जैसे कि क्रिएट SMTP पाइथन स्क्रिप्ट which will send notification upon failure, डेमो सिंपल स्क्रिप्ट, कुछ भी लिखो ऐसे, वो सब कुछ समझ लेता है। देखो, श्योर आई विल प्रोवाइड अ सिंपल पाइथन स्क्रिप्ट यूजिंग SMTP लाइब्रेरी टू सेंड ईमेल नोटिफिकेशन इफ अ सर्टन कंडीशन ऑकर्स, या फिर सिमुलेटेड फेल्यूर ऑकर्स। तो यहाँ पे SMTP सर्वर होता है, जैसे gmail.com है, smtp.gmail.com आप लिखोगे, मेल एड्रेस आपका लिखोगे rajeshmore@gmail.com, उसका पासवर्ड लिखोगे, फ्रॉम मेल लिखोगे जो भी है, राइट। टू मेल, किसको भेजना है मेल, ये भी लिखोगे। अब एक सेंड मेल नाम का आप डिफाइन करोगे, ये सेंड मेल। फिर ये तो डिफॉल्ट होता है। और फिर बाद में आपकी जो भी स्क्रिप्ट है यहाँ पे लिखते हो आप स्क्रिप्ट, ये आपकी स्क्रिप्ट है, ये आपका फंक्शन है, जो भी लिखना है वो यहाँ पे लिख दो। और फिर आप ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर रहे हो।
कि आप बोल रहे हो कि इफ नॉट चेक कंडीशन, ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो क्या करो, एक मेल भेजो। मेल का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, फेल्यूर नोटिफिकेशन, फेल्यूर हैज ऑकर्ड इन द सिस्टम, प्लीज चेक द डिटेल्स। तो अगर आप ये कुबरनेटिस इंजन के ऊपर डिप्लॉय कर रहे हो ये स्क्रिप्ट, उसका कंटेनर बना के, अब ये कंटेनर बना लोगे, मतलब क्या करोगे आप, कंटेनर ये पाइथन स्क्रिप्ट है, तो पाइथन स्क्रिप्ट डॉट पी वाई का एक कंटेनर बनाओगे आप, डॉकर कंटेनर, उसको कंटेनराइज करोगे, और फाइनल कमांड जो एग्जीक्यूट करोगे आप, सीएमडी में क्या लिखोगे, पाइथन, और जो भी है उसका एस एम टी पी पाइथन स्क्रिप्ट डॉट पी वाई, ऐसा करके आप ये कंटेनर बनाओगे, उस कंटेनर को डिप्लॉय करोगे, और जब जब कंटेनर रन होगा क्रॉन जॉब की मदद से, क्रॉन जॉब मतलब ये ऑटोमेट कर दिया आपने प्रोसेस, ये हर एक एक घंटे बाद, 2 घंटे बाद, हर 1 मिनट में, जो भी जितना भी आपने लिखा है क्रॉन जॉब का टाइमिंग, उसके हिसाब से वो ये स्क्रिप्ट रन होती रहेगी। कहीं पे अगर रन होते समय कभी एरर आता है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि अरे यहाँ पे ये आपका जो ये है फंक्शन है वो अब काम नहीं कर रहा है, तो फंक्शन मेल ट्रिगर करता है, इसलिए एसएमटीपी लाइब्रेरी का यूज होता है यहाँ पे। तो हमने सिर्फ ये पूछा है उसको, पूरा उसने कोड बना के दे दिया है। अब ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ये लैंग्वेज जनरेट करता है, लैंग्वेज, राइट, ये रिस्पॉन्स इन इंग्लिश जनरेट करता है। पर कुछ मॉडल्स इमेज भी जनरेट करते हैं, इसीलिए लार्ज मॉडल्स में दो प्रकार होते हैं, लार्ज मॉडल्स या फिर जेन में जनरेटिव लार्ज, और या फिर जनरेटिव एआई में, ये दो प्रकार का होता है, राइट। पहला तो ये होता है कि लार्ज विजन मॉडल्स, और दूसरा होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, एलएलएम्स। अब जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का एग्जांपल अपना चैट जीपीटी है, और लार्ज विजन मॉडल्स का एग्जांपल तो बता पाएगा। कुछ डॉली नाम का एक है। डॉली और इमेजिन, राइट। राइट। ये सब डॉली कैसे यूज होता, हम्म डॉली कैसे देखेंगे? एज डॉली, में दिखेगा हमें, माइक्रोसॉफ्ट एज में, या अच्छा फिर यहाँ माइक्रो, पर भी चल जाएगा। ओपन एआई में अवेलेबल था वो मॉडल, ऑथेंटिकेशन एक्सपायर्ड। चैट जीपीटी प्लस में दिखा रहा है। यहाँ पे है वो। हाँ, ये कह रहा है कि हम न्यू यूजर को अलाउ नहीं करते। हम्म We are no longer allowing new user to Delhi 2. Delhi 3 has higher quality images, improved. Delhi 3, yeah. It's available to Chat GPT Plus, Team or Enterprise.
आवाज आ रही है मेरी अभी? यस सर। हाँ सर, अभी आ रही है। हाँ, थैंक यू। सॉरी, और शायद पावर कट हो गया था यहाँ पे। तो डॉली का हम सर वो स्क्रीन शेयर करूँ कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज में वो को पायलट में थोड़ा बहुत बैक एंड में यूज करके देता है। ठीक है, कर दीजिए आप। दिख रही है मेरी सर? हाँ, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज में को पायलट नाम का ये आता है ना फीचर, यहाँ पर जाएंगे तो इसमें हम जाते हैं डिजाइनर में। इसको कहेंगे, इनका ही प्रॉम्प्ट है, इमेजेस ऑफ फ्लेमिंग और टर्निंग रनिंग स्ट्रीट वगैरह तो जनरेट कर देता है और बैकएंड में डॉली यूज करता है। जैसे यहाँ पर इसने एस्ट्रोनॉट की इमेजेस जनरेट की और इसने बोला भी बैकएंड में मैंने डॉली 3 यूज किया है। इमेज, हाँ इसको टाइम लगता है थोड़ा इमेज जनरेट करने में। हाँ, 1 आध मिनट लगेगा। तो जो भी आप बोलोगे वो नहीं, इमेज जनरेट करके हाँ देगा। जनरेट कर देगा देगा। हम्म, मतलब इस तरीके से वो एक्सेस करके देखिए इमेजेस जनरेट सर कर। हम जिस चीज की बोल देंगे उसकी बना देगा ये, है? हाँ, हाँ, मतलब इसको स्पेसिफिकली बताना पड़ता है, ये करो वो करो, ये नहीं तो क्वेश्चन- कुछ भी बना देगा जी। इससे चैट क्वेश्चन पूछ सकते हैं जीपीटी, इमेज से रिलेटेड। हाँ वो भी जैसे कर सकते इमेज के साथ हाँ, हम अगर कुछ सर्चिंग कराना चाहें। वो वो भी उतना कर सकते हैं, इमेज अभी भी डाल करके। मुझे नहीं लगता कि उतना कैपेबिलिटी अभी डेवलप हुआ है। वो धीरे धीरे हो जाएगा। जैसे मैंने पिछले बार एक इमेज दी थी मेरे आर्किटेक्चर की डायग्राम की, और उसको बोला बोला था मैंने कि वो एक्सप्लेन करो डायग्राम, तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। अभी वो पता नहीं मुझे, अभी अगर रिसेंटली कुछ उन्होंने अपडेट किया है तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है सर। बट हाँ, वो है इमेज जनरेशन मॉडल है। और कुछ मॉडल सब मल्टी मॉडल भी है। मल्टी मॉडल जैसे चैट जीपीटी 4 हो, मल्टी मॉडल मॉडल है। मल्टी मॉडल, MODAL, मल्टी मॉडल का मतलब क्या होता है कि ये इमेज एज ए इनपुट लेगा, या फिर ये भी लेगा एज ए इनपुट। सर चैट जीपीटी तो ले वही लेता साइज है। इनपुट भी हाँ लेता है हाँ, शायद। चैट जीपीटी भी लेगा, राइट। अभी उसमें भी आ गया है, तो वो भी ले लेता है। वो उसको बोलते हैं मल्टी मॉडल। और अब ये मॉडल्स इतने बड़े बड़े होते हैं कि हम इसको एक तो डायरेक्टली ही यूज करते हैं। हम उसको फाइन ट्यून रीट्रेन वगैरह नहीं करते। जैसे हम रीट्रेन करते हैं अपने प्री ट्रेन मॉडल्स। प्री ट्रेन मॉडल्स जैसे बर्ट हो गया, फिर से आप रीट्रेन करते हो आपके डेटा के ऊपर। फिर हो गया आपका पाइटॉर्च के मॉडल्स, कुछ जैसे आपको मैंने बताए थे, रेजनेट 50, VGG16, ये प्री ट्रेन मॉडल्स है, ऑलरेडी ट्रेनिंग दी गई है उनको। आप इंपोर्ट करते हो, फिर से रिट्रेन करते हो उन मॉडल्स को, राइट। बट यहाँ पे ये रीट्रेन नहीं हो करते, हम जनरली नहीं करते। आप कर सकते हो, उसके लिए मेथड्स अवेलेबल है। बट यहाँ पे हम बोलते हैं उसको फाइन ट्यूनिंग। रीट्रेनिंग की जगह पे हम बोलेंगे अब इसको फाइन ट्यूनिंग मेथड्स GenAI। उसके लिए कुछ मेथड्स अवेलेबल है यहाँ पे फाइन ट्यूनिंग करने के लिए। जैसे हमारे डेटा के ऊपर उसको रीट्रेन करना है मुझे, तो हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज कर सकते हैं। एक तो पूरा मॉडल ही रीट्रेन कर सकते हो आप, नहीं तो कुछ पोर्शन मॉडल्स का जहां पे वेट अपडेशन करना जरूरी है उतना ही कर सकते हो। उस ये अलग अलग टेक्निक्स आती है। अब जैसे ये पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग, PEFT बोलते हैं हम उसको।
PEFT फाइन ट्यूनिंग, लोरा, क्यू लोरा, राइट, ये लोरा है, लो रैंक एडाप्टर्स, ऐसी एक ट्रेनिंग दी जाती है। अब ये धीरे धीरे हम देखेंगे, ये भी एक आध प्रोजेक्ट उसमें ये करेंगे हम, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ही होगी सब कुछ अब आगे से। बट और एक आता है यहाँ पे कंसेप्ट रैग। तो फाइन ट्यूनिंग और रैग में क्या डिफरेंस है? तो एक्चुअली फाइन ट्यूनिंग में क्या होता है, फाइन ट्यूनिंग एक काइंड ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी है और हम उसको रीट्रेन करते हैं। फाइन ट्यूनिंग मतलब हमारे डेटा के ऊपर उस मॉडल को फिर से सिखाते हैं हम। कि एक पब्लिकली अवेलेबल जो डेटा सेट है उसके ऊपर उन्होंने फाउंडेशन मॉडल बनाया है। फाउंडेशन मतलब एक बेस मॉडल। बेस मॉडल हो गया आपका GPT 3.5, GPT 4, डॉली 2, डॉली 3, लामा 2, लामा 3, और भी काफ़ी सारे हैं, T5 फ्लैन, ब्लिप टू इमेज कैप्शनिंग के लिए काफ़ी सारे ये मॉडल्स आते हैं। इनको हम सबको फाउंडेशन मॉडल्स बोलते हैं। अब ये फाउंडेशन मॉडल्स कभी कभी कुछ गलत आंसर देते हैं या फिर उतने वो परफेक्ट नहीं होते। अगर आपको आपके डेटा के ऊपर फिर से उसको ट्रेन करना है तो उसको बोलते हैं फिर फाइन ट्यूनिंग। और जो हम इनपुट देते हैं उनको उनको बोलते हैं हम प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मतलब जो हमने अभी यहाँ पे दे दिया ये वाला, इसको हम बोलेंगे प्रॉम्प्ट। मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो ये प्रॉम्प्ट देना भी काफी जरूरी होता है, काफी अच्छे से देना पड़ता है, तभी वो हमें रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा, नहीं तो फिर वेग आंसर या फिर वो प्रॉपर आंसर नहीं कर पाएगा। और फाइन ट्यूनिंग में यहाँ पे लेबल्ड डोमेन स्पेसिफिक डेटा सेट हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, देखो, फाइन ट्यूनिंग करने के लिए। और फिर होती है ये फाइन ट्यूनिंग की प्रोसेस। अब यही डिफरेंस है AI इंजीनियर और मशीन लर्निंग इंजीनियर में। AI मशीन लर्निंग इंजीनियर या फिर डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, इस फाउंडेशन मॉडल को बनाता है। अब तक आप क्या कर रहे थे, मॉडल्स बना रहे थे खुद के, स्क्रैच से एक मॉडल उठा रहे थे, बट हम मॉडल ट्रेन करते थे हर बार हमारा खुद का, हमारे डेटा के ऊपर हम फाउंडेशन मॉडल्स बनाते थे। डेटा साइंटिस्ट यही वही करता है, फाउंडेशन मॉडल्स बनाने का काम डेटा साइंटिस्ट करता है। बट आजकल फाउंडेशन मॉडल्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में काफी एडवांस लेवल के मॉडल्स आ गए हैं। जैसे ये अभी हमने जो जितने भी डिस्कस किए, एज अ फाउंडेशन मॉडल हम यूज करते हैं, और ये यहाँ पे एक AI इंजीनियर आता है और वो फाइन ट्यून करता है बस। तो उसको स्टैटिस्टिक्स पता होने की जरूरत नहीं है, उसको मॉडल कैसे बिहेव कर रहा है, रिट्रेन कैसे करना है, मॉडल का इंटरनल आर्किटेक्चर, वो इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है अब उसको। यही डिफरेंस है AI इंजीनियर में और डेटा साइंटिस्ट में। और मशीन लर्निंग इंजीनियर उनको डिप्लॉय करता है। तो AI इंजीनियर भी एप्लीकेशन बनाता है, वो डिप्लॉय करता है, काइंड ऑफ वो भी करता है वो। तो एक कंबाइंड रोल है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि लार्ज लैंग्वेज काफी हेवी होते हैं, 100, 200, 300, 400 GB के होते हैं वो मॉडल्स। तो इतने ह्यूज मॉडल्स को, जैसे आपने सीखा है पिछले लेक्चर्स में कि चैट GPT के कितने पैरामीटर्स है, कोई बता पाएगा? कितने पैरामीटर्स हमने ट्रेनेबल पैरामीटर्स? 175। हाँ, 175 है। वो हमने देखा है पिछले कुछ सेशन में, इतने हेवी रहते हैं। अपने मॉडल तो 30 मिलियन, 40 मिलियन पैरामीटर्स ऐसे रहते हैं, बट वो काफी बड़े होते हैं। जैसे कि लामा है, लामा 7 बिलियन का भी शायद है, राइट, 70 बिलियन का भी कुछ है। तो आप चेक कर लेना, ये थोड़ा सा फिगर ऊपर नीचे हो सकता है, बट हाईएस्ट उनका जो है अभी मॉडल मुझे लगता है वो 70 बिलियन का है। और वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब आप मॉडल फाइल्स डाउनलोड कर सकते हो, वो भी GB में जाती है, 200-300 GB में जाएगी वो, अगर आप पूरी उस एप्लीकेशन बनाओगे उसका। तो क्योंकि काफ़ी हेवी मॉडल फाइल्स है, और उसको अगर फाइन ट्यून करोगे तो और भी वो हेवी आपको मेमोरी लगेगी, और एप्लीकेशन भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और रिट्रेन करने के लिए आपको काफ़ी हेवी GPU यूज करना पड़ेगा। तो ये सारे ड्रॉबैक्स आते हैं यहाँ पे फाइन ट्यूनिंग में। इस
और एक मेथड आती है यहाँ पे, एक RAG, रैग बोलते हैं हम, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ ट्रेनिंग द मॉडल वी आर प्रोवाइडिंग द कंटेक्स्ट टू द मॉडल। अब कंटेक्स्ट क्या होता है, जनरली कंटेक्स्ट होता है अपना ही एक पैराग्राफ दे दो उसको। अपनी HR पॉलिसीज है अपनी कंपनी की, खुद की कंपनी की, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मॉडल को HR पॉलिसीज प्रोवाइड कर रहा हूँ PDF फॉर्मेट में। अब मैंने एक चार्ट बोर्ड बनाया, LLM यूज करके मैंने चार्ट बोर्ड बनाया। अगर यूजर डालता है कि मुझे पैटर्निटी लीव चाहिए तो क्या प्रोसीजर है, तो क्या करेगा, उस कंटेक्स्ट में ढूंढेगा कि कहाँ कहाँ पैटर्निटी रिलेटेड वर्ड्स आ गए हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स में कहीं पे भी हो, तो सब कुछ कंबाइन करके समराइज प्रॉपर वे में करके आपको दे देगा आंसर। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, उसको एक कंटेक्स्ट दे रहे हैं। हम हमें हम उसको फिर से हमारी डेटा के ऊपर ट्रेन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, उसको सिर्फ बोल रहे हैं कि उसमें से ढूंढो, प्रॉपर वे में हमें ला के दे दो। हम उसको प्रॉपर सब पूरा एक बड़ा सा कंटेक्स्ट डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, उसमें से ढूंढ के निकालो, जहां जहां जो भी लिखा है वो कंबाइन करो, खुद समझ लो, पढ़ के हमें बताओ। डिफरेंस है ये फाइन ट्यूनिंग में, रीट्रेनिंग में, और ये रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन में, रैग बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, हर कोई आजकल यही पूछ रहा है इंटरव्यू में। हेंस रैग इज कॉस्ट इफिशिएंट एंड स्केलेबल। कॉस्ट इफिशिएंट है। When to use fine tuning, depending on resources available, some organization may opt for fine tuning an alternative as an alternative to drive value from their GenAI initiatives by aligning the model with the nuances and terminologies in the niche to fine tuning perform better for specific tasks. फाइन ट्यूनिंग यूज केसेस कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम, हाउ टू चूज बिटवीन रैग एंड फाइन ट्यूनिंग, ये पूरा आर्टिकल आप इस टाइप आर्टिकल देख सकते हो कि कहाँ आप कर सकते हो, कहाँ करने की जरूरत नहीं है। बट बेसिकली बेसिक जो डिफरेंस है आपको पता चल गया है। रैग इन्वॉल्व्स ऑगमेंटिंग एन LLM विथ एक्सेस टू डायनामिक क्यूरेटेड डेटाबेस टू इम्प्रूव आउटपुट्स। हम मतलब बेसिकली कंटेक्स्ट दे रहे हैं, डेटाबेस का एक्सेस देते हैं उसको कि इस डेटाबेस में जाओ, ढूंढो, और प्रॉपर वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में हमें एक आंसर दे दो हमारे डेटा के ऊपर। While fine tuning involves training on LLM on a smaller specialized data set to adjust its parameters for specific task. But fine tuning में क्या होता है, काइंड ऑफ रीट्रेनिंग है। अभी ये ट्रेनिंग में क्या कर रहे हैं आप कि प्रॉपर एक स्पेशलाइज्ड डेटा सेट प्रोवाइड कर रहे हो, उसके ऊपर वो लर्न हो रहा है और पैरामीटर थोड़े से अपडेट कर रहा है वो। जैसे कि हम एक इसके ऊपर एक पेट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, लामा 2 लामा 3 के ऊपर। अब यहाँ पे हम कस्टमाइज डाइट प्लान बना रहे हैं, तो कस्टमाइज डाइट प्लान जब हम बनाते हैं, यहाँ पे देखो कि वो क्या कर रहा है, गलत आंसर दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे है, ब्रेकफास्ट में पोहा विथ वेजिटेबल्स 300 कैलोरी वो बताता है, फ्रेश फ्रूट्स बनाना में 100 कैलोरीज बताता है, बट ये सारी गलत है, ये गलत कैलोरीज शो कर रहा है हमें। अगर मैं उसको कार्ब्स वगैरह भी बोल दूं तो वो गलत जवाब दे रहा है। कुछ इसका गलत है, कुछ सही है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, तो हम फाइन ट्यून करेंगे इसको या फिर रैग सिस्टम यूज करेंगे। तो रैग यूज करना सिंपल है। और मेरे पास अगर डेटा है कि कितनी कैलोरीज, कितने कौन से आइटम में, कौन से वेजिटेबल्स में कितनी कैलोरीज होती है, वो सब कुछ डेटा में अगर प्रोवाइड करता हूँ इस मॉडल को और बोलता हूँ कि इसी में से ढूंढ के निकालो, खुद का मत बताओ, खुद तो तुम गलती कर रहे हो यहाँ पे। अब ये तो चैट जीपीटी है नहीं कि एकदम एक्यूरेट आंसर दे, चैट जीपीटी काफी बेहतर है, इवन जेमिनी बेहतर है। जेमिनी इज अ कॉम्पिटिटर ऑफ चैट जीपीटी। जेमिनी मॉडल गूगल का है, अगर आपने सर्च किया और एक मॉडल जेमिनी, वो गूगल का मॉडल है।
ये सिमिलर ही है, चैट जीपीटी जैसा ही है, बट ये फेमस ही नहीं हुए क्योंकि वो बाद में आ गए सारे मॉडल्स। फेमस सिर्फ चैट जीपीटी हुआ है। अब ये भी मॉडल आप यूज कर सकते हो, जेमिनी मॉडल, गूगल का है वो। उसके पहले उसको बार्ड नाम दिया गया था, BARD शायद, वो एक बार चेक कर लो आप। और अब आप बोलोगे कि मॉडल तो ये एक्सेस कैसे करेंगे? फिर मॉडल एक्चुअली ये उसकी API की मिलती है हमें, उसके थ्रू जनरली हम मॉडल ये करते हैं, मॉडल को एक्सेस करते हैं, क्योंकि मॉडल डाउनलोड करना और फिर हमारी खुद की सिस्टम बनाना मुश्किल है। इवन चैट जीपीटी जैसे वो लोग हमें मॉडल डाउनलोड कर, मतलब उनके मॉडल हम डाउनलोड कर ही भी नहीं सकते, क्योंकि वो फ्री नहीं है, ओपन सोर्स नहीं है। उनका API की लेना पड़ता है, वो खरीदना पड़ता है, उसके लिए वो लोग चार्ज करते हैं। जैसे $20-30 आप वो लोग हर मुझे लगता है 1 मिलियन टोकन्स के लिए चार्ज करते हैं। तो आप एक एक बार उनकी कॉस्टिंग देख लेना, तो काफी वो मुश्किल भी होगा अगर आप फाइल डाउनलोड कर रहे हो और उसके ऊपर कुछ सिस्टम बना रहे हो। बट हाँ, अगर कुछ ओपन सोर्स भी है मॉडल, जैसे लामा 3 ओपन सोर्स है, वो आप उसकी मॉडल फाइल डाउनलोड कर सकते हो। उनको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है आपको कि मुझे मॉडल चाहिए, तो एक क्रेडेंशियल्स दे देते हैं आपको। क्रेडेंशियल्स मिलने के बाद आप वो डाउनलोड कर सकते हो सारी मॉडल फाइल्स उनकी। बड़ा हेवी एप्लीकेशन बन जाएगा। नहीं तो फिर सिंपल प्रोसीजर ये है कि आप क्या करो, ये उनका एक ये है, ग्रॉक बोल के एक लाइब्रेरी आती है, console.grok.com/keys पे आपको एक API की मिलेगी इस वेबसाइट पे। ये API की यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद आपको सिर्फ बताना है होगा उसको कि आपको कौन सा मॉडल से इन्फ्रेंस चाहिए। आपको 70 बिलियन वाले चाहिए या 8 बिलियन वाले चाहिए? ये छोटा सा मॉडल है, ये बड़ा मॉडल है 70 बिलियन वाला। अब ये डिफॉल्ट मॉडल बोल के हमने किया है कि ये मॉडल चाहिए हमें 70 बिलियन वाला, और क्लाइंट ग्रोक है उसका, ये ग्रोक वाला। अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो आपको दिखाई भी देगा ग्रोक। और क्रिएट API की, लॉगिन करो, क्रिएट API की करो, API की मिलेगी, API की यहाँ पे रिप्लेस कर दो बस। और फिर ये असिस्टेंट इनिशियलाइज करो, यूजर चैटबॉट कंप्लीशन, ये इनिशियलाइज करो आप, राइट। उसके बाद एक फंक्शन आता है। अब आप बोलोगे कि ये कैसे करें, ये कहाँ से कोड लिया है? तो ये कोड ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होता है उनके, कि कैसे यूज करना है, कैसे इन्फ्रेंस लेना है, वो सब कुछ दिया होता है। बस आपको समझ के कोड एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है वहां से। और ये करने के बाद आप सीधा फिर अब देखो यहाँ पे, आप उसको फिर आप कोई भी क्वेश्चन पूछो। अब ये प्रोग्रामेटिकली आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, यहाँ पे प्रोग्रामेटिकली नहीं, यहाँ पे UI में कर रहे हो आप सब कुछ, बट यहाँ पे हम पाइथन में कर रहे हैं। तो कंटेक्स्ट भी याद रखता है। जैसे कि पहले इसमें आप, मैंने बोला था कि माय योर फेवरेट कलर इज ब्लू, फिर बाद में उसी क्वेश्चन को मैं फिर से अगर पूछ लूँ सिमिलर क्वेश्चन, तो पता चलता है उसको कि ऑलरेडी मैंने ये ब्लू कलर सेव किया है, या फिर उसको कंटेक्स्ट पता रहता है कि मैंने ये बोला था कि मेरा फेवरेट कलर ब्लू है। तो अगर मैं फिर से उसको पूछूं कि व्हाट इज माय फेवरेट कलर, तो वो आंसर देता है योर फेवरेट कलर इज ब्लू बोल के। तो ये कंटेक्स्ट भी याद रखता है। या फिर आप बोल सकते हो कि उसके पास थोड़ी सी लॉन्ग टर्म मेमोरी है, LSTM जैसी। तो पिछले कुछ सेंटेंस, पिछली बार आपने क्या एग्जैक्ट पूछा था, वो याद रखता है, जैसे चैट जीपीटी रखता है। चैट जीपीटी को अगर यहाँ पे मैं फिर से कुछ बोल दूं, तो इसी स्क्रिप्ट में वो अपडेट करके दे देगा आपको, राइट। आपने ये भी देखा होगा।
इसका मतलब ये कंटेक्स्ट सेव करता है, या फिर ये लॉन्ग टर्म उसकी मेमोरी होती है। उसको पता लगता है कि आप कौन से कंटेक्स्ट में आप बोल रहे हो, उसको क्या पूछ रहे हो, फिर से वो क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं होती। आप अगर इसका अगर कुछ ये इम्प्लीमेंट करते वक्त आपको कुछ एरर आता है और एरर सीधा यहाँ पे पेस्ट करते हो आप, तो वो बोल देगा कि ये एरर इस वजह से आया है और ये मैं स्क्रिप्ट अपडेट करके आपको दे रहा हूँ। कई बार आपने किया है वो, या फिर किया होगा, राइट? तो इसके पास लॉन्ग टर्म मेमोरी है। वैसे जेमिनी जैसे सर इससे हम इंटीग्रेट करते हैं, जैसे हम लोग, जैसे हमने आप करेक्ट कॉन्टेक्स्ट दे दिया हमने अपना, तो ये सर सिक्योरिटी का तो ब्रीच रहता ही होगा। सिक्योरिटी का रहता है, हाँ। इशू काफी सिक्योरिटी वाइज काफी इश्यूज में भी रहते हैं, क्योंकि आप कंटेक्स्ट दे रहे हो, उन शायद उनके पास आपका डेटा जा रहा है कि क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हो, बट सर सेव तो करते हैं डेटाबेस में जाके, हाँ डेटाबेस में तो सेव करते ही होंगे जाके ये। हाँ तो करते हमारा हो डेटा उनके पास रहता है, उनका। जैसे चैट जीपीटी करता अपना बना लेता है कि हाँ पहले हमने एक क्वेश्चन पूछा था। करते होंगे सिक्योरिटी वाइज अभी भी। अब वो तो लोग बोलते हैं कि हम अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कुछ आप आ, कुछ हमारा इनपुट यूज करते हो लोग। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने बैड रिस्पांस बोल दिया उसको, तो बैड रिस्पांस बोल के चला जाएगा उनके पास भी शायद। बट आप कैसे वो प्रोसेस कर रहे हो वो नहीं पता मुझे भी, तो आपको भी चेक करना पड़ेगा कि सिक्योरिटी वाइज वो क्या स्टेप्स ले रहे हैं, उनको इनको क्या इनक्रिप्ट कर रहे हो लोग, कैसे कर रहे हैं, कैसे प्रोसीड कर रहे हैं। बट ये फीडबैक है, बैड रिस्पॉन्स बटन क्लिक कर दिया तो फिर शायद ये स्क्रिप्ट लेते होंगे, या फिर जो क्वेश्चन आपने पूछा है वो लेते होंगे और उसके ऊपर फिर वो ट्रेन चेक करते करते होंगे। होंगे, ट्रेन करते हाँ होंगे। हाँ, शायद हो सकता है ऐसे। तो इसलिए काफी वो इथिकल चीजें इन्वॉल्व है यहाँ पे, सिक्योरिटी वाले कंसर्न्स है। बट फिर भी कंपनी अभी के लिए तो यूज कर रही है इन मॉडल्स को। एमएनसी कोई यूज नहीं कर रही है अभी तक, उन्होंने यूज करना नहीं शुरू किया है। अगर किया भी है तो बेसिक चैटबॉट्स वगैरह बना रहे हैं वो लोग रैक सिस्टम यूज करके। बट एज सच वो लोग मतलब ये नहीं करते हैं उसको। क्योंकि यहाँ पे डेटा ब्रीच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब वो तो धीरे धीरे पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ये नोटबुक में सेंड करता हूँ। थोड़ा सा चेक कर लेना कि कैसे बनाया है, क्या किया है हमने एग्जैक्टली। सिंपल सिंपल है सब कुछ। अब ये लामा लामा 2 या लामा 3 मॉडल से, चैट जीपीटी नहीं है। चैट जीपीटी का अलग नोटबुक है हमारे पास। ये भी नोटबुक मैं आपको सेंड करूंगा, तो एक बार पढ़ लेना आप। चैट जीपीटी 3 कैसे की लेनी है, कैसे क्या करना है, सब कुछ यहाँ पे लिखा है इस नोटबुक में। हम्म, तो सब थोड़ा सा एग्जीक्यूट करो, आप देखो कि क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। टोकन्स का मतलब क्या होता है? टोकन्स का मतलब वर्ड्स होता है, कितने वर्ड्स आप भेज रहे हो उसको। तो ये टोकन कितना हो गया, 1 2 3, हर स्पेस के बाद एक वर्ड लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये जो प्रॉम्प्ट दिया है मैंने 50 टोकन्स का दिया है। ये टोकन्स है, राइट? हमने देखा है ये, इसको हम टोकन्स बोलते हैं। ये 15 टोकन्स है। कॉस्टिंग के लिए यूज करते हैं ना टोकन्स, मतलब इतने टोकन्स के रुपए इतने हुए ऐसे, इसके लिए कॉस्टिंग कैलकुलेट करने के लिए एपीआई हाँ, की कॉस्ट यूज करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हो लोग इंटरनली, क्योंकि उनको उनका चार्जेस ऐसा कुछ होता है, $10 $20 फॉर 1 मिलियन टोकन्स। तो इनपुट टोकन्स कितने दे रहे हो और आउटपुट टोकन्स कितने आ रहे हैं, ये पूरे टोकन्स काफी बड़ा लंबा चौड़ा आता है ये। तो ये लगभग 1000 टोकन्स होंगे, पूरी स्क्रिप्ट और ये सब कुछ मिला के। अगर 1000 टोकन्स यहीं पे इस्तेमाल कर रहे हो तो देखो मतलब काफी पैसा भी जाएगा इसमें। बट
ये हमारे लिए तो इन लोगों ने चैट जीपीटी 3 जो मॉडल है वो तो फ्री में दिया है, 4K वो पैसे इसीलिए चार्ज करते हैं क्योंकि बैकएंड में उन्होंने भी जीपीयू यूज कर रहे हैं इन्फ्रेंस के लिए। अब इतना फास्ट प्रोसेस कर रहा है, ये स्क्रिप्ट लिखने के बाद वो फटाक से इतने बड़े इसमें से ढूंढ के लेके आ रहा है आपके लिए, राइट। तो ये काफी फास्ट एग्जीक्यूट हो रहा है और एक यूजर नहीं एग्जीक्यूट कर रहा है उसको, लाखों बिलियन लोग अब यूज कर रहे हैं चैट जीपीटी को। तो एट ए टाइम इतना बड़ा रिस्पॉन्स लेके आना इतने पैरेलल यूजर्स के लिए, तो बैकएंड में कुछ जीपीयू यूज कर रहे होंगे ये लोग, राइट। तो उनकी कॉस्टिंग होती है, इसलिए वो हमारे ऊपर चार्ज कर रहे हैं। देखेंगे अब आगे जाके एक रैक का प्रोजेक्ट करेंगे हम, ये वाला फाइन ट्यूनिंग वाला एक देखेंगे अगर टाइम मिला तो, नहीं तो फिर इसको स्किप करेंगे। बट हाँ आरएजी वाला तो करेंगे ही करेंगे क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट होगा। आप बता भी पाओगे कि ये किया था हमने, और आरएजी की यूज केस ढूंढना शुरू कर दो आपकी साइड से, क्योंकि एक प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं हम आरएजी वाला, रैग वाला। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कुछ पता चल गए हैं और एक दो पता लगाओ आप, कौन कौन से मॉडल्स और भी है अपने पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, वो क्या एग्जैक्ट काम करते हैं, उसके पैरामीटर्स कितने हैं, बस उतना सफिशिएंट है। चलिए फिर अब हम वॉक थ्रू देखते हैं, डेमो देखते हैं विवेकानंद से। बाकी लोग भी जल्दी काम खत्म करो, किसी ने काम नहीं खत्म किया, सारे लोग बोले थे मुझे कि एटलीस्ट फ्राइडे तक वो कंप्लीट करेंगे, बट नहीं किया है। मोनिका, अजय, सुशांत, कब तक किया खत्म है सर। कर दिया है मोनिका आपने? हाँ कर दिया। ओके, वेरी गुड। चलो तो फिर आपका कल अरेंज कर देंगे दोनों। ठीक है। और बाकी लोग, अजय, सुशांत? मैं सर वो ट्यूजडे दूंगा। आप क्या बोले सुशांत? सर मैंने भी किया है, मुझे सिर्फ लास्ट स्टेप में दिक्कत आई है, मतलब जब मैं इनपुट देता हूँ ना, आउटपुट नहीं आया है ग्रेडियो का। आउटपुट नहीं आ रहा है तो उसको हाँ। डिबग करो और फिर ठीक है, जल्दी से जल्दी कर दो और मुझे बता दो। मैंने इसलिए मैंने लास्ट संडे को भी आपको मैसेज किया था ना, पिन किया था, तो इसलिए हम्म। उसके बाद मैं देख नहीं पाया। आज देखता हूँ एक बार। नहीं नहीं, आज आज देखो, रिसर्च का जॉब है, मैंने कभी नहीं काम किया उसके ऊपर, तो मैं पता नहीं इनपुट कितना दे पाऊंगा आपको। आपको मैंने इनेबल किया है, राइट, कि रिसर्च कैसे करते हैं और इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, तो आपको खुद करना है, खुद डिबग करना है, उसके उसके पीछे लग जाना है क्यों नहीं हो रहा है। हम्म ओके ओके सर, हम्म। देखता हूँ। बट सबसे इम्पोर्टेंट मोनिका का डेमो है स्ट्रीमलिट वाला। तो स्ट्रीमलिट वाला सबको प्रैक्टिस करना है, उन्होंने किया है बट प्रैक्टिस सबको करना है, विवेक, अजय, सुशांत, क्योंकि जनरली कभी कंपनी में जाओगे तो वो लोग क्विक डेमो देने के लिए बोलते हैं आपको, तो क्विक डेमो स्ट्रीमलिट से पॉसिबल होता है, या फिर सुशांत भी जो लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं उससे भी पॉसिबल होता है, ग्रेडियो, राइट। तो ये दोनों लाइब्रेरी से होता है पॉसिबल, बट जनरली हम स्ट्रीमलिट यूज करते हैं, या फिर फास्ट एपीआई फ्लास्क भी यूज कर सकते हो आप क्विक डेमो के लिए। अजय को क्या एक्सरसाइज दी है अजय? सर मैं कंटेनराइज मतलब बोला था अपने कैड्रो। हाँ राइट राइट राइट, उसको कंटेनराइज करना है केड्रो एप्लीकेशन को। तो ये तो काफी सिंपल है आपको, आ, अभी तक मैं अच्छा सर मैं कैड्रो पे कर रहा था उसमें नहीं है, तो उसमें काफी एरर आ रही थी। नहीं नहीं, फिर क्या करो आप, कोई भी उन्हीं का ले लो ना, हाँ जैसे फिर वही करना पड़ेगा लाइट है मुझे। या फिर उनका ये है आइरिस मैं वाला सर है, ये कौन सा मैं सर ये चाह रहा था जैसे नहीं है कि मतलब मैं पूरा करके दिखा सकूं फिर उसे कंटेनराइज करके दिखा दूं, मैं ये चाह रहा था। वैसे कोशिश करूंगा मैं इस हफ्ते, नहीं है कि सैटरडे संडे में निपटा के मैं फिर मैं ट्यूसडे दूंगा डेमो। अच्छा ठीक है ठीक है पहले मैं चाह रहा हूँ सर वैसे ही वहाँ से मतलब मैं अपनी तरफ से करके पूरा बना के तब मैं करूँ। ठीक है
ठीक है, चलेगा। चलो, तो विवेकानंद आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो। कितना समय लगेगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि मुझे एक 15 मिनट में जाके आना है। 15-20 मिनट। 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में। मतलब डेटा सेट क्या है वो बताऊंगा, और एक रन करके जीपीयू रन हो रहा है कि नहीं वो बताऊंगा फिर। आपने वो कैसे इटरेशन किया के है, लिए टाइम लगता है, लेकिन जीपीयू कैसे किया है, राइट, वो सब कुछ भी बताना है आपको, कि सीपीयू और जीपीयू में ठीक क्या डिफरेंस होता है। या फिर वो भी नहीं बता पाओगे तो फिर सिर्फ जीपीयू इनेबल्ड मॉडल कैसे किया आपने, ठीक है, वो बता दूंगा वो भी। किया, क्या किया, वो सब कुछ डिटेल में बताओ। तब तक ठीक है। मैं फिर एक 15 मिनट में वापस आ रहा हूँ। अगर आपको फिर ठीक है, 15 मिनट तो एक्सप्लेन कर ही लो, मैं आता हूँ वापस। ठीक है सर। ओके। हाँ हाँ, ओके। स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस। यस। चलिए हम देखते हैं नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन यूजिंग जीपीयू इनेबल्ड स्पेसी मॉडल। नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन मतलब अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट डेटा है, जैसे यहाँ पर मैंने एक डेटा ये लिखा है, ये वाला टेक्स्ट, जैसे हमारा एनएलपी का डेटा है, उसमें जी नेम्ड एंटिटी मतलब वो होता है कि उसमें से यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए, ऑर्गेनाइजेशन, अगर हमारे मैंने नाम बोल दिया, जैसे आई लिव इन अम्बेजोगाई, यहाँ पर एक नेम्ड एंटिटी कौन सी हो गई, अम्बेजोगाई, इस ये कौन सी हो गई, सिटी हो गई। तो वो ऐसे हमारा डेटा होगा और उसका आउटपुट में नेम्ड एंटिटी होंगी। वो हमारा डेटा है, टेस्ट डेटा है। और यहाँ पर हमारे पास है 3 डेटा है फाइल, ट्रेनिंग डेटा है, टेस्टिंग और वैलिडेशन डेटा, और समरी डेटा भी। इसको हम दो तरीके से भी रन कर सकते हैं, जैसे हम यूजुअली रन करते हैं विदाउट हमारे, जैसे सिंपल सीपीयू यूज कर और जीपीयू यूज करके। सीपीयू के रन करने के लिए हमें यहाँ पर देखिए ये वाला इनका नोटबुक, यहाँ तो बहुत सारे तो वर्ड वगैरह है। हाँ, ये नहीं किया था, ये वाला देखिए, इन्होंने शायद जीपीयू नहीं यूज किया, लेकिन इन्होंने अपने जनरल सीपीयू के ऊपर ही सब काम करके दिया, लाइब्रेरी इंपोर्ट किया इन्होंने। और ये भी, हाँ इन्होंने भी जीपीयू यूज किया शायद, नहीं ये भी जीपीयू की। सीपीयू मतलब जैसे हमने एनएलपी का टास्क किया था एनएलपी के लाइब्रेरी यूज करके, वो उससे भी हमारा काम हो जाता है। जीपीयू के लिए स्पेसिफिकली हमें चाहिए होती है स्पेसी लाइब्रेरी या फिर कोडा, जैसे सर ने हमें बोला था। वो बैकएंड में चेक करते हैं कि जीपीयू है या नहीं, और अगर वो है तभी वो वर्क हो पाता है। मैंने रैम ज्यादा है इसलिए कैगल पर वर्क किया है। यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं एक्सीलेटर कौन सा, मतलब जैसे T4 जीपीयू यूज करें। और अब हम एक एक सेल रन करके देख लेते हैं, इसमें हमारा इनपुट डेटा का पाथ देगा ये सेशन रन होने के बाद। को हम कोलैब पर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोलैब पर रन करने के लिए इसको लगे बहुत टाइम लगता है और रैम कम पड़ रही थी, इसलिए मैंने कैगल पर रन किया। हमारा डेटा रीड हो गया। ये लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी, लेकिन इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसकी जरूरत नहीं थी। फिर हाँ, ये स्पेसी मॉडल अलग से मैंने डाउनलोड किया, इसकी मुझे जरूरत पड़ी थी यहाँ पर रन यूज करने के लिए, डेटा रीड करते वक्त, और वो मॉडल यहाँ पर यूज किया है। ये ये मॉडल इस इनसे यूज किया हुआ है यहाँ पर इसका। और हाँ, शायद ये
डाउनलोड हो रहा है हमारा मॉडल। ये रन हो गया। अब हम यहाँ पर ये मैंने तीनों फंक्शन एक ही बार किए, तो एक एक फंक्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम इंपोर्ट करें स्पेसी लाइब्रेरी को, अगर ये इंस्टॉल नहीं तो इसको इंस्टॉल करेंगे, pip इंस्टॉल स्पेसी है। फिर स्पेसी से यूज कर रहे ट्रेनिंग एग्जाम्पल, और यूटिलिटी से मिनी बैच वगैरह फंक्शन जो डेटा प्री प्रोसेसिंग के रैंडम फंक्शन यूज कर। फिर डेटा रीड करने के लिए ये फंक्शन मैंने डिफाइन किया। ये फाइल पाथ ले लेता है सेंटेंसेस, और उसका जो आउटपुट है कौन से वर्ड के लिए कौन सी एंटिटी है वो यूज करके रीड करके रिक्वायर्ड फॉर्मेट में हमारे डेटा को दे देता है। फिर स्पेसिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा हमारा डेटा। टोकन्स मतलब वर्ड्स को अलग अलग करके वो जो इस मॉडल के इनपुट, जैसे हम CNN में और NLP में करते हैं, जैसे तो डेटा को अलग अलग टोकन है वो भी स्पेसिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से यूज डेटा को प्रोसेस करते थे। फिर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, मतलब जैसे नॉर्मली करते ट्रेनिंग डेटा के लिए, और स्पेसिफिक फॉर्मेट में बाद में करेंगे। फिर हम चेक करते हैं कि इनेबल जीपीयू स्पेसी डॉट रिक्वायर जीपीयू से जीपीयू को इनेबल कर देते हैं। और शायद एक फंक्शन था, मतलब जीपीयू है या नहीं। हाँ, ये छोटा सा फंक्शन है, इससे हम चेक करते हैं कि टॉर्च लाइब्रेरी यूज करके कि जीपीयू है या नहीं। इंपोर्ट टॉर्च से टॉर्च डॉट कोड इज अवेलेबल, अगर यहाँ पर फॉल्स है तो हमें पता चलता है कि हमारे पास जीपीयू नहीं है, तो हम ये स्पेसी यूज नहीं कर सकते ये सीपीयू यूज करेगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा उसको। अगर टॉर्च से जीपीयू ट्रू आ गया आउटपुट, तो उससे हमारा प्रोसेस फास्ट हो जाता है। फिर इनेबल जीपीयू करने के बाद हम इंग्लिश डेटा है इसलिए इंग्लिश लाइब्रेरी को इंग्लिश मॉडल में कन्वर्ट कर रहे। फिर इस कंपोनेंट को हमारे मॉडल में डाल रहे और NER कंपोनेंट ऐड कर रहे, और अदर जो प्री प्रोसेसिंग हो वो चेक कर। फिर हम ये पाइपलाइन मतलब कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसलिए पाइपलाइन के कोड में रन कर रहा हूँ यहाँ पर। और ये तीनों छोड़ के दूसरा कुछ रन ना हो, इसलिए NLP डॉट डिसेबल पाइप यूज करके हमारी ट्रेनिंग ट्राई करें। ऑप्टिमाइजर ऑप्टिमाइजर इनिशिएट किया है यहाँ पर। फिर मैंने आए एक लूप यूज किया 10 बार रन करने फॉर रेंज इन 10, और उसमें शफल करने डेटा शफल कर रहा हूँ, बैच में डेटा ले रहा हूँ। फिर बैच में डेटा लेकर टेस्ट डेटा में कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। फिर उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मतलब ये प्री प्रोसेसिंग है मॉडल में डालने के लिए हमारा डेटा। फिर एक चेक करके हमारा लॉस वगैरह यहाँ पर प्रिंट कर रहे, और ये सब कुछ हम मैं मॉडल को सेव कर रहा हूँ यहाँ पर हमारे वर्किंग डायरेक्टरी में नेम डेरिवेशन मॉडल के नाम से। फिर बाद में फंक्शन है इवैल्यूएशन करने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारे ये है मतलब इंफॉर्मेशन सेशन कितनी देर तक चल रहा है, डिस्क स्पेस क्या है, CPU 0% है, GPU 0% है, और ये मेमोरी इतनी, मतलब अभी कुछ हमारा टास्क नहीं चल रहा है इसलिए 0। जैसे हम इस सेल को रन करेंगे, ये यूज करना चालू होगा। देखिए यहाँ पर CPU इसने चालू किया 80% यूटिलाइज करना, इसने अभी बाद में चालू की जीपीयू मेमोरी यूटिलाइज करना, अभी इसने जीपीयू को हमारे जीपीयू के ऊपर आया है टास्क। तो अभी रैम आई है, अभी जीपीयू को यूटिलाइज करने में इसको थोड़ा टाइम लगता है। और जैसे कि ये हमारा टेक्स्ट डेटा प्रोसेसिंग है, इसलिए इसको बहुत टाइम लगता है प्री प्रोसेस करने में। फिर मॉडल ट्रेन करेगा, फिर उसको टाइम लगेगा। अभी इसको रन होने देते हैं। इसको रन होने आउटपुट आएंगे। इसको मैंने पहले रन किया था तो इससे ऐसा आउटपुट आया था इसका। हाँ, ये वाला इवेल्युएट मॉडल का इंफॉर्मेशन क्रिएटेड लाइब्रेरी, ये मॉडल। फिर लॉसेस एट इटरेशन 0, मतलब हर एक इटरेशन के बाद कितना लॉस इसने दिया था। ये जैसे हमारे न्यूरल नेटवर्क में आता है इटरेशन में, वो लॉसेस प्रिंट किए। फिर बाद में इवेल्युएट करके एक्यूरेसी वगैरह इसने आउटपुट दी थी, जैसे टोकन एक्यूरेसी दी थी इसने,
टोकन एक्यूरेसी 1 दी थी, टोकन पी की प्रोबेबिलिटी 1 दी थी, आर की 1, ये जिसे डेटा है उनकी दी, फिर एंटिटीज की एक्यूरेसी दी थी इसने, फिर परसेंटेज टाइप दिए थे बहुत सारे जो हमारा डेटा है उसकी, और मिसलेनियस प्रोबेबिलिटी वगैरह वगैरह ये सब इसने आउटपुट में दे दिया था। इसको थोड़ा टाइम दे देते, हाँ आप देखिए इसने अभी ट्रेनिंग चालू कर दी है, अभी थोड़ी देर में एक लूप रन करके ये बोलेगा कि इतनी एंटिटी रन हो रही है, 15% 20% तक ये यूटिलाइज कर रहा था इस जीपीयू को। इसको भी हम ज्यादा लोड कर सकते हैं जीपीयू में, लेकिन इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। और कोड था, मैं आपको स्पेसी मॉडल यूज करके हम ये कर सकते हैं। क्या है दो, अब आप कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए क्वेश्चन इसके बारे में। और इसका इटरेशन कंप्लीट होने के लिए एक बार आधा या 40 to 45 मिनट्स इसको लगे थे इस डेटा के ऊपर ये रन करने के। अब आपको समझ में आ गया जो मैंने बताया, आपको बताइए। यस। स्क्रीन शेयर रोक दो या आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। नहीं कुछ नहीं, एक बार लोग करके देखेंगे तो थोड़ा और क्लियर होगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ फिर ये एक नोटबुक और एक मैंने डीप लर्निंग की भी थी, स्पेसी से रन किया था हमारे न्यूयॉर्क डेटा के ऊपर, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। उसमें भी कोड है स्पेसी का, वो अभी आप रन करके देख लीजिए। हमें एनएलपी का एक टास्क दिया था ना सर ने, उसमें क्या था। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर रोक देता हूँ। चलो एक सेकंड। तो क्लियर है ना ये डेमो, बाकी लोग क्योंकि काफी हेवी डेटा के ऊपर, राइट, और बड़े मॉडल्स ट्रेन कर रहे हैं, उनसे इन्फरेंस निकाल रहे हैं, तो इन्फरेंस भी अभी काफ़ी पैरेलल लोग इन्फरेंस निकाल रहे हैं उनसे, तो जीपीयू का इस्तेमाल मस्ट हो गया है मशीन लर्निंग में सारे मॉडल्स के लिए। तो ये जीपीयू इनेबल कैसे करना है, जीपीयू इनेबल्ड सेपरेट थोड़े से कोड्स आते हैं, राइट, क्योंकि आप नॉर्मल कोडिंग करोगे तो जीपीयू इनेबल नहीं होगा वहाँ पे। आप देखो, ट्राई करके देख सकते हो, नॉर्मल स्क्रिप्ट देखो, रन करो, जीपीयू देखो, जीपीयू की मेमोरी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती आपको, 0 GB दिखाई देती है। इसका मतलब आपकी स्क्रिप्ट जीपीयू यूटिलाइज नहीं कर रही है। अगर जीपीयू यूटिलाइज करना है तो उस टाइप पे टू डिवाइस कूड़ा पे अपलोड करनी पड़ेगी आपको स्क्रिप्ट या फिर मॉडल, तब जाके आपको इन्फ्रेंस निकाल पाओगे जीपीयू इस्तेमाल करके। वो फास्टर होते हैं, फास्टर प्रोसेस होती है, क्योंकि यहाँ पे लेटेंसी का काफ़ी बड़ा महत्व है, रोल है। लेटेंसी मतलब कितने देर में रिस्पॉन्स दे रहा है आपका मॉडल। आपका मॉडल अगर 2-4 सेकंड से ज़्यादा टाइम ले रहा है तो कंसर्निंग होगा, आपके यूज़र का एक्सपीरियंस को डिग्रेड करेगा। इसलिए
हम लोग नॉर्मल CPU यूज करने की जगह पे हम GPU यूज करते हैं। तो नॉर्मली T4 GPU इन्फ्रेंस के लिए इनेबल करते हैं हम, और ट्रेनिंग के लिए V100 या A100 GPU यूज करते हैं। वो काफ़ी हेवी होते हैं, तो ट्रेनिंग के लिए वो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं। बाकी इन्फ्रेंस के लिए तो T4 है हमारे पास। तो क्लियर है ये डेमो सबको? अजय, मोनिका, सुशांत? हाँ ये देखना पड़ेगा सर एक बार कैसे। देखो देखो नहीं, इम्प्लीमेंट करके देख लो, तब जाके आपको प्रॉपर वे से क्लियर हो जाएगा। जब आप खुद करोगे तभी वो क्लियर होती है चीज़ें। तो विवेकानंद से नोटबुक ले लो, या फिर दूसरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर सेम चीज़ करो आप, और जल्दी जल्दी थोड़ा सा हम करेंगे। जल्दी आप भी डेमो प्रिपेयर करो, डेमो लेके आओ, प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, नहीं तो फिर वो चलता रहेगा हमारा और 2-3 महीने। तो उतना लंबा नहीं खींचना है अब हमें। तो जब मैंने डेडलाइन देता हूँ तभी ट्राई करो कि वो ख़त्म हो जाए डेमो का पार्ट। चलो, और भी कुछ डेमो दे दूंगा मैं आज, फिर वो कंटिन्यू करेंगे हम। पूरे इस मंथ में यही चलता रहेगा, और फिर फाइनली हम रिज्यूमे प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले विवेक का प्रिपेयर करूंगा, उसके बाद फिर जो भी इंटरेस्टेड है जल्दी ट्रांजिशन करने के लिए उनके फिर। कुछ कुछ आपको प्रोजेक्ट्स दिखते हैं ऑनलाइन या फिर कहीं मीडियम पे कि यार ये प्रोजेक्ट काफ़ी बेहतर है, मेरे कंपनी में ये लोग ये कर रहे हैं, मैं भी वो प्रोजेक्ट लगा सकता हूँ क्या? जो भी आपके सजेशंस है उस पे हम काम करना शुरू करेंगे। आपको देखना है, आपको कंट्रीब्यूट करना है कि आपका रिज्यूमे कैसे यूनिक बनाए हम। आपको सर वो आपका हम लोग चाहो एक्सपीरियंस कैसे दिखाएंगे इसमें? क्या अजय? जैसे एक्सपीरियंस कैसे दिखाएंगे इसमें? हमारा फेक दिखाया जाएगा।